हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल आर्य और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग के ऊपर लेक्चर 1, उसमें हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा। और आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट 2 होने वाला है वीडियो का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखना। ये लास्ट लेक्चर है एयरपोर्ट इंजीनियरिंग का। इसके बाद हमारा डिप्लोमा के सिलेबस के अकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो लास्ट लेक्चर के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है एयरपोर्ट साइट सिलेक्शन। हमें कहीं पर भी अगर एयरपोर्ट बनाना है, ठीक है, हम चाहते हैं, हमें लगता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे हम साइट सिलेक्ट करेंगे तो क्या क्या फैक्टर्स होंगे। ऑब्वियसली गाइस थोड़ा बहुत तो ये आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकते हैं, बट अब हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बुक क्या क्या है। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, आप उसे ईजिली याद कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 9 से लेकर 10 फैक्टर हैं। तो पहला फैक्टर है गाइस, फर्स्ट है एटमॉस्फेरिक एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस। सो गाइस सबसे पहले हमें ये देखना होगा, क्योंकि जो अब हमारा एरोप्लेन है, फ्लाइट्स वगैरह हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर से बहुत रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की कंडीशन वहाँ पे क्या रहती है, मेट्रोलॉजिकल क्या कंडीशन रहती है, वहाँ जगह की जो कंडीशन है वो क्या रहती है, मतलब वहाँ पे जो स्मोक वगैरह वो कैसा रहता है, विंड की स्पीड क्या रहती है। क्योंकि गाइस विंड की स्पीड अगर थोड़ी भी होती है तो क्या होता है कि जो विजिबिलिटी होती है, जो ये फॉग वगैरह होता है, ये विंड के साथ उड़ने लग जाता है। बट अगर वहाँ पे विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है तो वहाँ पे क्या होगा, विजिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं रहेगी और ये फॉग और हेज़ वगैरह क्या है वहाँ पे रुका हुआ रहेगा, वहाँ पे पुअर विजिबिलिटी हो जाएगी, जिससे एयर ट्रैफिक में प्रॉब्लम होगी। ठीक है गाइज, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर कंडीशन कैसी है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन वहाँ पे कैसी है। और गाइस जस्ट बिफोर सिलेक्टिंग अ साइट, हमें जब कोई साइट सिलेक्ट करनी है, वेदर रिकॉर्ड्स एंड विंड डाटा ऑफ एयर शुड बी स्टडीज। तो हमें काफ़ी साल का हम वहाँ पे डाटा हम पढ़ते हैं। यहाँ पे वेदर रिकॉर्ड क्या रहा है, यहाँ पे विंड की स्पीड क्या रहती है, किस वेदर में क्या यहाँ पे कंडीशन रहती है, तो सब कुछ यहाँ पे अच्छे से डिटेल में स्टडी की जाती है। क्योंकि जो हमारा एयरपोर्ट होता है ये बहुत ही मतलब कॉस्टलियर होता है, और हम ये नहीं होता कि हमने एक बार बना दिया एयरपोर्ट तो हम इसे फिर दूसरी जगह ले जा सकें, बंद कर सकें। तो ये बहुत ही सोच समझ के और ध्यान से और अच्छी डीप स्टडी करने के बाद ही हम कोई भी काम करते हैं या बनाते हैं इसको। इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एक्सपेक्शन, लैंड एक्सपेंशन। सो गाइस इसमें क्या है, लैंड एक्सपेंशन का मतलब इसमें ये है कि जैसा आपको पता है हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या होता है, जो एयर ट्रैफिक होता है पर ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो हमारे यात्री हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। तो एयरपोर्ट बनाने के कुछ सालों बाद ही हमें उसे एक्सपेंड करना पड़ता है। अब अगर वहाँ पे हमने पहले से ही जो अपनी लैंड है वो एक्वायर नहीं कर रखी है तो क्या होगा, बाद में लैंड को एक्वायर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाइक कर जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब हम एरोप्लेन को बनाते हैं तो अपने फ्यूचर रिकॉर्ड्स का भी ध्यान रखते हैं और जो अपनी लैंड है उसी के हिसाब से एक्वायर करते हैं और फ्यूचर यूज़ के लिए रखते हैं। गैस हमको लैंड एक्वायर करके रखनी पड़ती है। इसका था गैस टोपोग्राफी, कि हमारे वहाँ पे टोपोग्राफी कैसी है। टोपोग्राफी आप गाइस जानते हैं, वहाँ पे हिली टेरेन है, लैंड कैसी है, स्लोपी ग्राउंड है, हिली है या बिल्कुल फ्लैट है। गाइस एयरपोर्ट के लिए ए रेस्ड ग्राउंड मतलब थोड़ा उठा हुआ जगह है, ठीक है, वो ज़्यादा आइडियल साइट मानी जाती है, क्योंकि उससे ऑब्स्ट्रक्शन कम आते हैं। अगर आपका समझ देखिए कोई आपका कोई एरिया, उस एरिया में जो थोड़ी ऊंची जगह है जिसका जो लेवल है थोड़ा रेस्ड है, उससे क्या होता है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है कम आएंगे। ठीक है, जो ड्रेनेज प्रॉब्लम होती है, ड्रेनेज ईजिली ड्रेनेज हो जाता है। ठीक है, और प्रोवाइड बेटर विजिबिलिटी देती है। ठीक है, अगर वहाँ पे फॉग कम होगा तो
इसके बाद गाइस यूज़ ऑफ एयरपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो हम अपने एयरपोर्ट बना रहे हैं, जिस साइट पे हमने अपने एयरपोर्ट को हम बना रहे हैं, वो सिर्फ सिविलियन के लिए यूज़ होगा, मिलिट्री के लिए भी यूज़ हो सकता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी लाइक वॉर है या सिविलियन एयरपोर्ट इज टेकन बाय मिलिट्री का यूज़ में भी आ सकता है, वो या नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस चीज़ को भी हम अपने ध्यान में रख के बनाते हैं कि जो हम बना रहे हैं एयरपोर्ट, ये दोनों के काम में आए, सिविलियन के भी, ठीक है गाइस, और मिलिट्री के भी। इन केस कोई इमरजेंसी आ जाए तो दोनों उसको यूज़ कर सकें। और सॉइल करेक्टरिस्टिक्स गाइस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। मैं सॉइल तो सिविल इंजीनियरिंग के हर स्ट्रक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हमारा जो साइट है वो वाटर लॉगिंग एरिया में है, ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, तो हमारी जो क्या है उसे बनाने की कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, ठीक है गाइस, प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। इसके बाद गाइस आता है इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन। इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन गाइस, ये बस खत्म होने वाला पॉइंट। इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा सबको कैसे याद रखना है। इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन गाइस, जो हमारा इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे आएगी, अगर हमने वाटर लॉग एरिया लिया है या कोई ऐसी साइट ली है जो फेवरेबल नहीं है, तो उसको फिर कॉम्पैक्शन में या उसको अपने लिए स्टेबल बनाने में हमें काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, तो इससे भी इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाती है और जो हमें बहुत कॉस्टली पड़ती है ज़मीन। अनइवन टेरेन हो गया, ठीक है, हमें उसे बहुत ज़्यादा फ्लैट करना पड़ा, तो इस चीज़ का हमें ध्यान शुरू में रखना होता है। ग्राउंड की एक्सेसिबिलिटी, ये भी एक नेक्स्ट पॉइंट है। ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी का मतलब है गाइस कि एयरपोर्ट की जो है क्या कनेक्टिविटी कितनी है, रेल से, बस से, कार, गाड़ी से, अगर लोग आना चाहते हैं तो कितना टाइम लग रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए बस से, रेल रूट से, ठीक है, ठीक है गाइस। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग एरिया, जिन गाइस जब हम साइट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि साइड जो आसपास का जो एरिया है उस फ्यूचर में किस टाइप से डेवलपमेंट होने वाला है। अगर वहाँ पे स्कूल्स, रोड्स, हॉस्पिटल्स बनेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होगा, लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि जो आसपास का डेवलपमेंट है वो किस टाइप का होने वाला है, इस चीज़ को भी हम अपने ध्यान में रखते हैं। और वहाँ पे हम सुटेबल जोनिंग रेगुलेशंस लगा देते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं बहुत ज़्यादा राइज नहीं बनेंगी इन, ठीक है, और आसपास की जो 1 किलोमीटर की जगह है उसको किस तरीके से यूज़ करना, वहाँ पे सिर्फ क्या बन सकता है, जो इन फ्यूचर हम उस लैंड को एक्वायर करना चाहें तो एक्वायर भी कर सकते हैं, वहाँ पे कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ लॉज हम बनाते हैं, जोनिंग लॉज बना देते हैं। सराउंडिंग ऑब्स्ट्रक्शंस गाइस, क्या होता है, जो लैंडिंग और टेकिंग के टाइम, लैंड जब प्लेन या हमारी जब फ्लाइट होती है वो लैंड करती है, टेक ऑफ करती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे हाई स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं उनसे विजिबिलिटी वगैरह में प्रॉब्लम आती है और थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होता है फॉर द पायलट। सो इसलिए हम काफ़ी दूर तक हाई स्ट्रक्चर्स को बनाना अलाउ नहीं करते हैं। ट्रीज़ वगैरह भी नहीं होनी चाहिए आसपास, इसलिए हम जोनिंग लॉज लगा देते हैं। रीजनल प्लेन, जो गाइस हम जो साइट सेलेक्ट करते हैं वो शुड बी फिट अप्रोप्रिएटली इन द रीजनल प्लेन बिकॉज देयर बाय फॉर्मिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशनल एयरपोर्ट नेटवर्क। गाइस जो हम जो साइट को सिलेक्ट करें वो रीजनल प्लेन मतलब आसपास का जो क्षेत्र है उसके प्लेन में भी फिट होनी चाहिए अप्रोप्रिएटली, क्योंकि ये क्या एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है नेशनल एयरपोर्ट नेटवर्क का वो जगह, ठीक है गाइस। तो अब मैंने आपको ये 10 के 10 बता दिए हैं, तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप इन सबको याद रख सकते हो। तो गाइस अब जैसे क्या होता है कि एयरपोर्ट्स में आपने देखा होगा ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग ही करते हैं क्योंकि वो ही उसे अफोर्ड कर पाते हैं। तो ग्रेजुएट्स GRADUTES
ग्रेजुएट्स, ठीक है, ग्रेजुएट्स आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, एक सेकेंड। हाँ अब हुआ GRADUATES ग्रेजुएट्स, ठीक है गाइस। तो अब जी से, अब गाइस आपको इसे याद रखना है ग्रेजुएट्स। तो जी से आपका हो जाएगा ग्राउंड एक्सेसिबिलिटी, जैसा मैंने बताया आपको। आर से हो जाएगा आपका रीजनल प्लेन। ए से हो जाएगा आपका एटमॉस्फेरिक एंड मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस। डी से हो जाएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ सराउंडिंग एरिया। यू से हो जाएगा आपका यूज़ ऑफ एयरपोर्ट। ए से हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ऑफ फॉर एक्सपेंशन। टी से हो जाएगा टोपोग्राफी। ई से हो जाएगा इकोनॉमी ऑफ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे डबल एस लेके चलना है आपको, तो एक सराउंडिंग ऑब्स्ट्रक्शंस एंड सॉइल ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। गाइस ये छोटी सी बहुत छोटी सी ट्रिक है, बट आप इससे इस क्वेश्चन अगर आपका इस क्वेश्चन का आने के काफ़ी चांसेस बन जाते हैं, और इससे आप इजीली 20 मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। इसको अपने एग्ज़ाम में एक एक पॉइंट को अच्छे से डिस्क्राइब करके, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ एयरपोर्ट। सो गाइस जो क्लासिफिकेशन एयरपोर्ट का जो क्लासिफिकेशन करता है वो करता है ICAO, ठीक है गाइस। और ICAO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिविलियन एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 1944 में बनाई गई थी, ठीक है। सो गाइस जो उसका क्लासिफिकेशन होता है वो कैसे होता है, जैसे मैं अगर मैं आपको बताऊं कोई एयरपोर्ट का, अगर मैं बताता हूँ जब मेरा एयरपोर्ट आप मान लीजिए C3 है, ठीक है। मैं बोलूँगा जो मेरा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो C3 है, C3 क्लासिफिकेशन है। इसका मतलब क्या होगा, C3 का मतलब होगा कि जो ABCDE, ठीक है। ये क्या हमें बताते हैं, ये जो होता है ABCDE, ये बेसिक रनवे लेंथ बताता है हमें, ठीक है। ये एक टेबल मिलेगी आपको आपकी बुक में, AK उपाध्याय में, पेज नंबर 217 पे, उसमें अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। कि जो ए है उसमें आपको बेसिक रनवे लेंथ मिल जाएगा मैक्सिमम 2100 और मिनिमम ये ओवर 2100 से ज़्यादा, और ठीक है मिनिमम 2100। और आपको विड्थ ऑफ रनवे मिल जाएगा 45 पेमेंट का। लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड मिल जाएगा 1.5%, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए का। बी के लिए अलग अलग है, तो ऐसे ही जो है हमारे सब के लिए, ए के लिए अलग दे रखे है, बी के लिए अलग दे रखा है, सी के लिए अलग दे रखा है। तो इससे तो हमें पता चलता है कि बेसिक रनवे लेंथ कितनी है और विड्थ ऑफ पेमेंट कितनी है और लॉन्गिट्यूडनल ग्रेड कितनी है, ABCD इससे। अब मैंने आपके पास C3 लिखा था, तो 3 से क्या पता चलेगा, 3 से क्या आपको पता चलेगा कि 1 अगर होगा तो आइसोलेटेड व्हील लोड उसकी कितनी होगी, 45,000 किलोग्राम, ठीक है, 45,000 किलोग्राम, विद टायर प्रेशर ऑफ 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है गाइस, सॉरी 8.5। अगर 1 लिखा हुआ है, अगर मैंने बोला आपको C1, तो C1 का मतलब होगा कि 900 मीटर से लेकर 1499। अगर मैंने यहाँ पे लिखा C3, तो उसका मतलब होगा कि वो 900 मीटर से 1499 मीटर तक, ठीक है, कैपेबल है। और उसका जो व्हील लोड कैपेसिटी है वो 227,000 किलोग्राम, ठीक है। टायर प्रेशर 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये 3 से हमें ये पता चलेगा और C से हमको ये पता चलेगा। अगर आप अपनी बुक को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये। इसके बाद आता है रनवेज क्या होते हैं। तो गाइस जैसे मैं आपको बताया था, जो रनवे होता है एक लॉन्ग नैरो स्ट्रिप होती है। किस लिए कहते हैं, ये इसलिए बनाई जाती है लैंडिंग और टेकिंग ऑफ करने के लिए एयरक्राफ्ट के लिए, ठीक है। और जो रनवे की लेंथ होती है किस पे डिसाइड होती है, किसके बेस पे बनाई जाती है, जो एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस होती है टेक ऑफ की और लैंडिंग की, ठीक है। और गाइस जो हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है, एयर वॉल्यूम, वो रनवे नंबर ऑफ रनवे डिसाइड करता है। जितना हमारा वॉल्यूम ज़्यादा होगा हमें वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा हमें नंबर ऑफ़ रनवे उतने ही ज़्यादा बनाने होंगे, नंबर ऑफ़ रनवे।
वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ रनवेज भी बढ़ जाएंगे। ठीक है गाइस। और अगर और हमारी ओरिएंटेशन किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्शन ऑफ विंड पे। जो हमारी डायरेक्शन ऑफ विंड होती है वो ओरिएंटेशन डिसाइड करती है। तो गाइस रनवे होगा, रनवे हमारे काफ़ी टाइप के होते हैं। अगर आप डीपली इसको और पढ़ना चाहते हैं तो अपने बुक को प्रीफर कर सकते हैं। 4 टाइप के रनवे होते हैं, 4 पैटर्न्स में होते हैं। सिंगल रनवे, पैरेलल रनवे, इंटरसेक्टिंग रनवे और डाइवर्जेंट रनवे। इतना डीपली इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है गाइस फैक्टर्स अफेक्टिंग रनवे। ये रनवे को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? पहले तो हेड विंड करता है, हेड विंड, ठीक है गाइस। दूसरा क्रॉस विंड करता है, तीसरा विंड कवरेज करता है। हम डिटेल में देखेंगे तीन सारी चीज़ क्या होती है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा इनके बारे में ताकि आप लिख सको अपने एग्ज़ाम में। चौथा विंड रोज, एंड 6 इज एक्सेसिव ग्रेडिंग, नॉइज न्यूजेंस। नेक्स्ट है नॉइज न्यूजेंस एंड ऑब्स्ट्रक्शंस। जो गाइस मैं आपको मेन बताया था। हेड विंड क्या होती है? हेड विंड होती है गाइस जो हमारा एरोप्लेन होता है, सपोज कीजिए हमारा एरोप्लेन है ऐसे, और उसके जो सामने जो नोज़ बनी होती है, ठीक है, जो इस साइड से हवा चल रही होती है, लग रही होती है, वो होती है हमारी हेड विंड, ठीक है गाइस। और जो पीछे टेल की साइड से हवा लग रही होती है वो होती है हमारी टेल विंड। सो गाइस क्या होता है कि जब हमारा रनवे पे जो भी हमारा प्लेन होता है, अगर ये सपोज कीजिए प्लेन ये टेक ऑफ होने वाला है, तो टेक ऑफ होने के लिए हेड विंड होनी चाहिए। हेड विंड पे हम टेक ऑफ करते हैं। अगर हम क्या करेंगे, टेल विंड पे पीछे से आने वाली हवा पे अगर हम टेक ऑफ करेंगे तो क्या होगा, इससे जो है इसकी टेक ऑफ की लेंथ बढ़ जाएगी, काफ़ी दूर तक जाएगा, फिर इसी से टेक ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है गाइस। तो टेल विंड से क्या होती है, इसलिए हम टेल विंड को प्रीफर नहीं करते, हम हेड विंड को प्रीफर करते हैं, क्योंकि लिफ्ट बढ़ाता है। जब हमारी हेड विंड होती है तो इससे क्या होती है, लिफ्ट बढ़ती है और कम जगह के अंदर ही हमारा जो है टेक ऑफ कर जाता है एयरप्लेन, ठीक है। तो हम हेड विंड को प्रीफर करते हैं। और क्रॉस विंड कंपोनेंट्स क्या होते हैं गाइस? जैसे कि हमारा रनवे है और इसके जैसे ये हमारा गैस का था थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल क्या है, ये पॉसिबल नहीं है कि हमारी जो है विंड एक पैरेलल रहे सेंटर लाइन के, जो सेंटर लाइन होती है इसके पैरेलल ही रहे। तो कभी कभी क्या होता है परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है टेकिंग, हाँ मतलब उसमें टेक ऑफ में और लैंडिंग में। तो इसकी जो स्पीड है वो 25 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कभी भी। इससे ज़्यादा होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हम फ्लाइट लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं होता है। विंड कवरेज क्या होता है गाइस? विंड कवरेज यही होता है कि हमारे पास का रिकॉर्ड होता है 1 साल का, ठीक है, और उसमें क्या होता है कि जो ये विंड कवरेज 98 से लेकर 100% तक होना चाहिए, जिसमें जो ये क्रॉस विंड होती है इसकी वैल्यू 95% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए साल में। मतलब कि 95% से ज़्यादा 25 किलोमीटर की से ऊपर की हवा नहीं चलनी चाहिए, इसके अंडर में रहनी चाहिए। विंड रोज क्या होता है गाइस? ये भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। इसमें 5 से लेकर 10 साल तक, ठीक है, 5 से 10 साल का एक डाटा लिया जाता है एवरेज विंड का, ठीक है, और उसको बनाया जाता है और उसका जो ग्राफ बनता है शायद कुछ इस शेप का बनता है, तो इसलिए रोज शेप का, तो इसलिए विंड रोज बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बता दिया था टैक्सी वेज। टैक्सी वेज क्या होता है गाइस? टैक्सी वेज समझ लीजिए, जैसे ये हमारा रनवे है, तो इससे क्या करते हैं, एक छोटा रास्ता बना के इधर ये हमारा एप्रोन होता है। यहाँ पे एप्रोन क्या होता है कि जहाँ पे ये हमारा है रनवे, यहाँ से एक छोटा रास्ता लेके हमने इधर एप्रोन बना दिया है,
ठीक है। इस एप्रोन क्या होता है हमारा, ये वो एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे हमारा प्लेन लोडिंग और अनलोडिंग होता है कार्गो, ठीक है, यहाँ पे पैसेंजर्स, पार्किंग, रिफ्यूलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट की जाती है, ये हमारी एप्रोन होती है। तो क्या होता है कि हम एक रनवे पे एक एरोप्लेन आया तो हमने उसको यहाँ से ला के अपने पार्क कर दिया, या फिर रिफ्यूलिंग कर रहे हैं, ठीक है गाइस, या फिर उससे क्या कर रहे हैं, यहाँ से पैसेंजर्स उतर रहे हैं, उससे लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हैं, तो एप्रोन पे होता है। पर जो इन दोनों को, एप्रोन को और रनवे को जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं टैक्सी वेज, ठीक है। और जो स्पीड होती है एरोप्लेन की रनवे पे और टैक्सी वे पे बहुत ही ज़्यादा कम होती है इन द कंपैरिजन ऑफ रनवे, इस पे कम होती है टैक्सी वे पे, तो इसलिए इसको इतना ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ वाला नहीं बनाया था। इस पर सिर्फ एरोप्लेन धीरे धीरे आके इधर साइड में अपने एप्रोन पे अपने लोडिंग अनलोडिंग के लिए रख जाता है। जो एप्रोन होता है हमारा दो टाइप का होता है, एक लोडिंग एप्रोन होता है जहाँ पे मैंने आपको सारे वक्त बताया, एक होता है होल्डिंग एप्रोन। ये होल्डिंग एप्रोन होता है, ये बनाया जाता है एंड ऑफ द रनवे, रनवे के एंड पे बनाया जाता है, ठीक है। और इसको हम रन अप भी बोलते हैं, वार्म अप भी बोलते हैं। यहाँ पे चेकिंग होती है, हमारे एयरक्राफ्ट टेक ऑफ होने से पहले उसको अच्छे से चेक किया जाता है, ठीक है। और गाइज इसके बाद एक टॉपिक बचा आपको एयरक्राफ्ट पार्किंग सिस्टम। सो गाइज ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से दे रखा है, डायग्राम बना के आप उसमें से बहुत अच्छे से इजीली समझ सकते हैं, 4 टाइप की होती हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।